हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। आरबीआई ग्रेड बी 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। सितंबर में नोटिफिकेशन आई है और 18 अक्टूबर को आपका फेज़ 1 कंडक्ट होने वाला है। तो वैसे तो नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैं आपको वीडियोस देना स्टार्ट कर चुकी थी अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड आई एम प्रिटी श्योर जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखी थी उनको बहुत हेल्प मिली होगी। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो अभी इस एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं या हमारे चैनल के बारे में जान रहे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूं अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2025 एंड द डिटेल्ड सिलेबस। तो सिलेबस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे कंपोनेंट्स का डाउनलोडेबल पीडीएफ भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगी उसी सिलेबस की। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। अगेन माई रिक्वेस्ट टू दोज गाइज, जो मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आरबीआई की, नाबार्ड की, सेबी की, आईएफएससी की, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड पोस्ट दैट यू डू नॉट प्लीज फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट यू कैन एक्सेस द फ्री content that is provided there. And apart from the free content, of course, we have affordable and amazing courses. एंड द वंस हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, मेरे कहने पे मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब हम रेगुलरली कनेक्टेड रहेंगे तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बन जाती है आपको बताने की कि आरबीआई के एग्ज़ाम की वीडियोस रेगुलरली आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अगर यूट्यूब से भी तैयारी करने का सोच रहे हो तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। पैटर्न चेंज नहीं किया है आरबीआई ने, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको इनके बारे में पहले से पता है डिटेल में तो आप ये वीडियो नहीं भी देखेंगे चलेगा, पर नहीं पता है, डिटेल सिलेबस जानना है, पैटर्न जानना है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टे विद मी टिल देन, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो नहीं होगी पर बहुत काम की होने वाली है। तो पेशेंस रखना, स्टे करना एंड तक। तो पैटर्न की बात कर लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में 3 फेजेस होने वाले हैं। पहला होगा फेज 1 विच इज ऑब्जेक्टिव पेपर। एमसीक्यूज होंगे, 200 एमसीक्यूज होने वाले हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए के। जो बच्चे ये फेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं वो जाएंगे फेज 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के लिए। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहते हैं, विच मीन्स एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, आंसर टाइपिंग भी करनी है। और जो बच्चे वो भी निकाल लेते हैं वो जाएंगे इंटरव्यू में, जो कि 75 मार्क्स का एक प्रोसेस है। ठीक है, 300 प्लस 75, तो ये वाले मार्क्स 300 आपके काउंट होंगे मेरिट लिस्ट में, ये वाले 75 भी काउंट होंगे। तो 375 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट बनेगी। जो 200 नंबर फेज 1 के थे, दिस इज जस्ट टू क्वालिफाई। तो आपके नंबर चाहे 200 में से आ जाएं 150, वैसे पॉसिबल नहीं है आरबीआई के पेपर में, पर मान लीजिए 150 आ जाएं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ निकालनी है, उसके ऊपर के मार्क्स तो कहीं आपके कैलकुलेट ही नहीं करने हैं। ठीक है, दिस इज योर पैटर्न। 3 फेजेस में ये पेपर होता है जी। ठीक है, और जो फेज 1 है, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। जीए 80 नंबर का आता है, रीजनिंग 60 का, इंग्लिश और क्वांट 30-30 के आते हैं जी यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज जीए एंड रीजनिंग। इंग्लिश क्वांट भी कम नहीं है, पर 30-30 नंबर के हैं। ऑल्सो देर इज अ सेक्शनल टाइमिंग, विच मीन्स टोटल ओवरऑल 200 सवाल हैं, ओवरऑल 2 घंटे मिलेंगे आपको, पर सेक्शन भी टाइमिंग दिया गया है। जैसे कि आप पेपर शुरू करेंगे, जीए आएगा, 80 सवालों वाला जीए 25 मिनट के लिए आपके पास रहेगा। 25 मिनट पूरे होते ही जीए सेक्शन हट जाएगा, रीजनिंग विल स्टार्ट। तो जीए के लिए मिलेंगे 25 मिनट, रीजनिंग के लिए मिलेंगे 45 मिनट, इंग्लिश और क्वांट के लिए 25-25 मिनट। सबसे ज्यादा समय यहाँ पे रीजनिंग को दिया गया है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेवल के होते हैं। आईबीपीएस पीओ जो मेंस लेवल रहता है, वो मैं कह सकती हूँ क्वांट रीजनिंग का यहाँ लेवल रहता है। जीए में तो इतने सवाल हैं, आप देख रहे हो 25 मिनट में बच्चे पूरे पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ऑफकोर्स देर आर ट्रिक्स, क्योंकि पेपर तो निकाला है बच्चों ने इसी पैटर्न में, तो देर आर ट्रिक्स जो आपको आनी चाहिए, कुछ तैयारी का लेवल होना चाहिए जो आपको ये फेज क्लियर करने में मदद करेगा। नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पे, डेफिनेटली 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ आपको सेक्शनल भी निकालनी है, ओवरऑल भी, मतलब हर सेक्शन में रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, उससे कम रहे तो आप पेपर डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो हर चारों सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ निकालनी है, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। कट ऑफ ट्रेंड पे भी मैं आने वाले दिनों में सेशन लेने वाली हूँ। एंड द मार्क्स ऑफ फेज 1 आर नॉट गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन, पर फेज 1 में कंपटीशन सबसे ज्यादा रहता है, बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं,
तो यहाँ पे एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी अभी अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो पहले फेज़ 1 पे फोकस करना, उसी की तैयारी करो। 45 दिन आपके पास हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसमें फेज़ 1 ही हो पाएगा अच्छे से। अगर पहले से करते आ रहे हो देन यू हैव गुड टाइम। इसकी तैयारी फेज़ 1 के साथ साथ में फेज़ 2 को भी ब्रश अप कर लो। वैसे तो फेज़ 1 फेज़ 2 के बीच में इस बार अच्छा खासा गैप है। 18 अक्टूबर के बाद सीधा दिसंबर के पहले हफ्ते में आपका मेंस हो रहा है, तो ये पहली बार है जब आरबीआई इतना समय दे रहा है, वरना यूजुअली तो 30 to 35 डेज दिए जाते थे। ठीक है, चलिए फेज़ 2 पे आती हूँ मैं। तो जो अगेन कहूँगी, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अभी फेज़ 2 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी ही अभी शुरू की है वो फेज़ 2 की तैयारी अभी मत कीजिएगा। 45 डेज यू हैव टू फोकस ऑन फेज़ 1 ओनली। ठीक है, आरबीआई कोई खेल नहीं है, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर हाँ 45 डेज के एफर्ट के साथ निकल सकता है पेपर, दैट आई कैन टेल यू। कमिंग टू द पैटर्न ऑफ फेज़ 2 नाउ। तो 3 पेपर होते हैं जी इसमें। पहला पेपर है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ईएसआई। पेपर 2 इज इंग्लिश। पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। जो 100 नंबर का पेपर है उसकी डिवीजन है 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव, 50 डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट मिलते हैं। टोटल 2 घंटे का एक पेपर होगा। यानी ईएसआई का पेपर 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव से शुरू किया जाएगा, 30 मिनट बाद वो पेपर हटके स्क्रीन पर डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा और आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है जी, तो ये टोटल आपकी मार्क्स की वेटेज हो गई। 2 घंटे के बाद ब्रेक मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, इमीडिएटली दूसरा पेपर शुरू हो जाए इंग्लिश का। इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलेंगे एंड यू हैव टू टाइप। सारा पेपर यहाँ पे टाइपिंग का है। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पे आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, राइट, और 90 मिनट्स मिल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे, यूजुअली इट्स एसे और आरसी एंड प्रेसी, ये 3 ही सवाल रहते हैं। 100 नंबर का पेपर है। थर्ड इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। पैटर्न इज जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, यानी 50 नंबर के एमसीक्यूज, 50 नंबर की आंसर टाइपिंग। एमसीक्यूज करने के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट, आंसर के लिए मिलेंगे 90 मिनट। अगेन 2 घंटे का पेपर। तो 2 घंटे का ईएसआई पेपर, 90 मिनट का इंग्लिश विच इज 1.5 घंटा, एंड उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट का फिर से 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। तो 5.5 घंटे के ये पेपर एक ही दिन में आपको अपीयर करने हैं। यूजुअली पेपर ऐसा रहता है कि पेपर 1 और पेपर 2 एक ही शिफ्ट में हो जाते हैं, फिर ब्रेक रहता है बीच में करीब 2 घंटे का, और फिर अगला पेपर होता है। ये यूजुअल पैटर्न है। ठीक है, तो ये है जी पैटर्न। ऑल 3 पेपर्स आर कंडक्टेड ऑन द सेम डे। एग्रीगेट कट ऑफ चाहिए, यहाँ पे सेक्शनल नहीं चाहिए आपको कि डिस्क्रिप्टिव अलग निकालो ऑब्जेक्टिव अलग। ओवरऑल 300 में से कितने नंबर आए ये आपके डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि इंटरव्यू में जाओगे या नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हो, उसको और स्ट्रांग करो ताकि मैक्सिमम नंबर वहाँ ले पाओ। ईएसआई में वीक हो तो कोई बात नहीं, इतने डरने की बात नहीं है, बाकी 2 सब्जेक्ट्स बड़े स्ट्रांग करो, क्योंकि आपकी यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी है। लेकिन नंबर अच्छे चाहिए, क्योंकि नंबर 300 काउंट होंगे सिलेक्शन में। ठीक है, तो जो बच्चे फेज 2 में अपीयर करते हैं उसके बाद जाते हैं फेज 3 में, जो क्लियर कर लेते हैं। फेज 2 से फेज 3 में जाने वालों की रेशो है सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में 1:3, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास आई हैं 120 पोस्ट। ठीक है, 120 में से इंटू 3 कर दो अगर आप, तो क्या आएगा 360। मैं सारी बना रही हूँ जनरल डीपीआर डीएसआईएम के मिला के। तो 360 बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, यानी इंटरव्यू देने वाले बच्चे होंगे 360, उनमें से 120 सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इंटरव्यू की स्टेज की बात करें, 75 मार्क्स का ये फेज है। इंटरव्यू में जाने से पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको अपीयर करना पड़ेगा, विच इज़ एन ऑनलाइन टेस्ट। नॉलेज नहीं, काइंड ऑफ योर मेंटल एबिलिटी, आपके पर्सनालिटी को जज किया जाता है यहाँ पे। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घर पे से ही देना होता है आपको। एंड इट हैज़ क्वेश्चंस लाइक व्हाट विल यू डू इफ़ योर बॉस इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद यू। क्या आपको झूठ बोलना पसंद है, क्या आप ऑनेस्ट मानते हो खुद को, अपने आप को कितना रेट करोगे ऑनेस्टी की टर्म्स में। इस तरह के बहुत सारे सवाल। कोई वेटेज नहीं दी गई, कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए गए। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि पायलट बेसिस पे ये वाला टेस्ट चल रहा है। आने वाले सालों में मे बी इसको वेटेज दे दें, अभी सिर्फ इसको आपको अपीयर करना है और इसमें फेल भी नहीं होते हो आप। फिर आप जाते हो जी इंटरव्यू में, आपको जब कॉल आती है। तो इंटरव्यू जो है 75 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश या हिंदी आप दे सकते हो। इसमें आपकी पर्सनालिटी भी टेस्ट की जाती है, नॉलेज भी टेस्ट की जाती है। मेक और ब्रेक भी हो सकता है ये, क्योंकि आरबीआई बोर्ड 0 मार्क्स भी दे देता है इंटरव्यू में, और आरबीआई बोर्ड ही है जो सिलेक्ट करवाने के लिए बच्चों को अच्छे नंबर भी दे देता है। तो 300 नंबर पीछे जो आपके पेपर थे, 75 मार्क्स यहाँ से,
375 में से आपकी फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी सिलेक्शन की। ठीक है जी, तो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। 3 फेजेस में आरबीआई पेपर कंडक्ट करवा रहा है ग्रेड बी मैनेजर्स के लिए। रिवाइज सैलरी आ चुकी है, 1.5 लाख रुपए इस बार सैलरी बताई गई है, जो नोटिफिकेशन में डिटेल दी गई है, जिसमें बेसिक पे है 78,000 रुपीज। ठीक है जी, बाकी सारे पर्क्स ऐड करके 1.5 लाख हो जाती है। ठीक है, तो सैलरी तो बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स रिवीजन होनी थी, हमें पता ही था। अप्रोक्सीमेटली 40 लाख का सीटीसी बन रहा है आप लोगों का जो ज्वाइन करेंगे। अब चलते हैं जी सिलेबस पे, डिटेल्ड सिलेबस। तो फेज 1 की बात करूं तो गाइस QREGA कोई डिटेल्ड सिलेबस दिया ही नहीं गया, तो मैम क्या करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको टॉपिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि ये टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वही आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है जी, हमारे जो कोर्स हैं उसमें टीचर्स उसी लेवल से, उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अगर खुद से तैयारी कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर कि आप फाइंड आउट करो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या एक्चुअली में आ रहा है पेपर में। ठीक है, जो सिलेबस दिया गया है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले पेपर 1 ESI की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। तो टॉपिक है और उसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो है करंट अफेयर्स ड्रिवन सब्जेक्ट है। अभी तक पैटर्न ये है कि 75% पेपर जो है करंट अफेयर्स से आता है, 25% अप्रोक्सीमेटली स्टैटिक से आता है पेपर। स्टैटिक ये सब्जेक्ट्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, पर इनकी नॉलेज करंट अफेयर्स में बहुत मदद करेगी। इनकी नॉलेज से आप स्कीम्स, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे जो पेपर में आने हैं। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ कि अभी के लिए छोड़ दो, ESI करंट अफेयर्स बस पढ़ लो। मेरा यूट्यूब पे भी सेशन होता है ESI करंट अफेयर्स का, वो भी देख लेना। फेज 1 में भी काम आएगा, फेज 2 में भी आएगा। स्टैटिक बाद में ही कवर करना, ESI का अभी मत करो। ठीक है, चलो जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं जी। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें आता है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज। ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले टॉपिक का पार्ट है ये। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन और ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी उसमें आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेट करता है। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। इसमें इंडिया में ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हुई 1992 के क्राइसिस के बाद, तो वो वाला पूरी कहानी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है हमारी, पहले क्या थी, अब तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है FTP, वो क्या है। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ADB, NDB, APEC, वो सब भी यहाँ पढ़ना पड़ता है आपको। और आप जानते हो ये सब कुछ तो करंट अफेयर्स में भी आता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म आएगा। ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो मल्टीकल्चरलिज्म तो होगा ही। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जिसमें आएगा पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है, रूरल एरिया कितना है, अर्बन में पॉपुलेशन कितनी है, जेंडर, मेल फीमेल, बच्चे पढ़े लिखे कितने हैं, ये सब। फिर अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चैप्टर का। जेंडर इश्यूज, वुमेन को क्या क्या सेफ्टी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए स्कीम्स जो जेंडर स्पेसिफिक रहती हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आ रही हैं अब तो। सोशल जस्टिस विच सेज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की और जो आपको रिजर्वेशन दिया गया है उसका। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं पिक्चर में। SC ST के लिए जो रिजर्वेशन राइट्स हैं वो आ जाते हैं। दिस इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की कहानी। एक एक चैप्टर की तरह मैं आपको ये पढ़ाती हूँ जब कोर्स में आप आते हो तो, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहूंगी फोकस फेज 1 पे करेंगे हम। अगर अभी तैयारी आपने शुरू की है, पहले से कर रहे हो तो फिर कर सकते हो, ठीक है। देन इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में तो कोई अगेन सिलेबस नहीं है। राइटिंग स्किल्स आपके जज होने वाले हैं, एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें प्रिपेयर करके जानी है। लेटर भी कर जाना, क्योंकि नाबार्ड में लेटर आता है तो यू नेवर नो, टू सरप्राइज RBI भी कभी लेटर पूछ ले, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एसे, RC विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी। ये 100 नंबर का आता है यूजुअली, ऐसे 40 का आता है, ये 30-30 नंबर के आते हैं। अच्छे स्कोर ले सकते हो, 60 से 70 के बीच में नंबर कहीं नहीं गए अगर इंग्लिश प्रिपेयर करोगे राइटिंग अच्छे से तो। अगेन ये फेज 1 के बाद कर लेना। अब आते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे। लेंदी सब्जेक्ट है पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बड़े अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के, 100 में से 90 तक लिए हुए हैं बच्चों ने
फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। तो फाइनेंस अलग है, मैनेजमेंट अलग है, इकट्ठा आता है, ऑल्दो एक ही साथ 100 नंबर का। तो पहले देखते हैं जी कुछ ऐसी चीज़ें जो टिपिकल हैं, मतलब दोनों में ही कॉमन मानी गई हैं, एक फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, कुछ जनरल टॉपिक्स, फिर आगे सेग्रीगेशन है फाइनेंस और मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटर्स ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ आरबीआई भी बताना है, उसके फंक्शंस बताने हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बताना है। बैंकिंग सिस्टम इंडिया में स्ट्रक्चर एंड कंसर्न्स जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, बाकी एनएचबी, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज भी आ जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर का चेंजिंग लैंडस्केप, कैसे कैसे चेंज हुए हैं बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई 1934 से शुरू होके। जीएफसी का क्राइसिस में क्या हाथ रहा था, 2007-8 जो है इंडिया में क्या रहा और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हुआ। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स आपको पता होनी चाहिए, ये तो लाइक इट्स वेरी बेसिक, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, उसके फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, जो टूल्स यूज किए जाते हैं। फिर देर आर सर्टेन जनरल टॉपिक्स विच आर अगेन इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, सवाल आता है इस पे, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल बैंकिंग के ट्रेंड्स, मतलब जैसे कोई बेजल नॉर्म्स हैं या कुछ और नए नॉर्म्स जो इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन नया ऐड किया था इन्होंने। अच्छा, प्राइवेट जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, रोल ऑफ ई गवर्नेंस, इस पे भी सवाल आता है, डिस्क्रिप्टिव आ जाता है सीधा 10 नंबर का। फिर जनरल टॉपिक्स में है बजट, ये बजट तो ईएसआई का भी पार्ट है, बजट का अप्रोच क्या है, ट्रेंड क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों, ये तो मैं आपको ईएसआई में भी पढ़ाती हूँ, ये काइंड ऑफ कॉमन टॉपिक्स हैं। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन इट इज कॉमन। तो ये तो आप मान लो ईएसआई में पढ़ रहे हो, अपने आप आरबीआई यहाँ फाइनेंस में कवर हो गया, ये वाला कम ही चंक आएगा यहाँ पे। एंड फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ आप फिनटेक भी डाल दिया। दीज आर द टॉपिक्स विच आर कंसिडर्ड जनरल, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की थी विच स्पेसिफिकली मेंशन्ड फाइनेंशियल सिस्टम में नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, रोल ऑफ आईटी बताना था अपने बैंकिंग में, नॉन बैंकिंग सिस्टम आपको दिया गया, अकाउंट्स ऐड किया गया, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिक्स ही हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें दी गई थी, नया ऐड किया था आरबीआई ने। इवन डेवलपमेंट इन द डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले ऐड किया था, लास्ट ईयर ऐड कर दिया, फिर ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द न्यू टॉपिक्स दैट हैव बीन एडेड, ठीक है। ये सब फाइनेंस का पार्ट बन गया, जनरल टॉपिक्स और फाइनेंस का पार्ट। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट देखो, मैंने जितना मैं जानती हूँ कि बड़ी जल्दी कवर कर सकते हो आप, लाइक 15 दिन में पूरा मैनेजमेंट रट सकते हो बैठ के पूरा, अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। तो तभी मैं कह रही हूँ कि फेज 1 के बाद करना इसे, ताकि अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ अभी जिस पे फोकस कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो मैनेजमेंट बड़ा स्कोरिंग है, नंबर बड़े दिलाता है बच्चों को, क्योंकि थ्योरीज हैं। तो सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें मैनेजमेंट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट आएगा, देन मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजरियल रोल्स, नज थ्योरी, उसके अलावा आता है जी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनालिटी, उसका मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, बिग 5 मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कंटेंट थ्योरीज जिसमें मैस्लो की थ्योरीज हैं, ऐसे डिफरेंट हर्जबर्ग की थ्योरी ये दी गई हैं। अगला है जी लीडरशिप, लीडरशिप का भी कॉन्सेप्ट समझना है, डिटेल में जाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, लीडरशिप पे भी पक्का सवाल आता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो एथिक्स का मीनिंग क्या है, एथिकल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं बिजनेस में, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, चाहे वो यूटिलिटेरियनिज्म हो, सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, जस्टिस एंड फेयरनेस, उसके अलावा मॉरल इश्यूज इन बिजनेस, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पढ़ने हैं आपने। देन देयर इज दिस कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब है जी आपका सिलेबस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया डिटेल में, ईएसआई का सिलेबस, एफएम का सिलेबस,
एंड इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की डिटेल्स मैंने दी। QRE का कोई एज सिलेबस नहीं है, PYQs के थ्रू डिकोड किया जाता है, जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी। आप हमारे मेंटर्स की क्लास लगा सकते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा कोर्स बाय करने में, तो RBI सफलता बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मेरा कोड है Y754। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो RBI और नाबार्ड की साथ में, देन गो फॉर द रेगुलेटरीज महापैक। उसमें मल्टीपल एग्जाम्स एक साथ केटर किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट वाज अबाउट द वीडियो। अगर कोई और डिटेल जानना चाहते हो, कोई और एस्पेक्ट है जो अभी तक टच अपॉन नहीं किया गया और आपके माइंड में चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपकी मेंटर ऋतिका रेगुलरली इस चैनल पे अब आपको लाइव मिलती रहूंगी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो जोश से, पूरे दिल से, सक्सेसफुल होकर वापस आओ।